नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। किसानों ने पहले दिन से कहा है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और इससे ना किसी को तकलीफ होगी और ना किसी को नुकसान। लेकिन अब ये दोनों चीजें हो रही हैं। पंजाब में गुस्साए किसानों ने अब टेलीकॉम टावर्स को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सैकड़ों टावर्स तोड़ दिए गए हैं और सैकड़ों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। नतीजा, न लोग ठीक से बात कर पा रहे हैं, न ठीक से काम। वर्क फ्रॉम होम गड़बड़ा गया है तो बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है। और ये सारा उपद्रव इस नाम पर कि नए कृषि बिल बड़े कॉर्पोरेट्स के फायदे के लिए बनाए गए हैं। क्या बार बार ये कहना कि कॉर्पोरेट इन्हें लूटेंगे, जमीनें कब्जा लेंगे, ये सही है? भारत में कॉर्पोरेट को इस तरह से विलन बनाना कितना सही है? क्या बड़े औद्योगिक घरानों के बिना हम उस तरक्की की उम्मीद कर सकते हैं जो हम देखना चाहते हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में कई मेहमान शामिल हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा सकता हूं। यहाँ पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। गौरव वल्लभ साहब हैं कांग्रेस से। इसके अलावा हमारे साथ पिरूत कंबाटा साहब होंगे जो कि चेयरमैन हैं CII फूड प्रोसेसिंग कमेटी और CMD है रसना इंडस्ट्रीज के। कुलदीप सिंह धालीवाल साहब जो किसान नेता हैं हमारे साथ कार्यक्रम पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष श्रीवास्तव कॉर्पोरेट लॉयर हैं, कार्यक्रम में शामिल होंगे। और विजय सरदाना साहब एग्री इकोनॉमिस्ट भी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल कुलदीप जी आपसे ही है कि किसानों ने डे 1 से कहा, पहले दिन से कहा, लगातार कहते आ रहे हैं, हर बार कहते हैं कि ये जो आंदोलन है ये शांतिपूर्ण है और इससे किसी का हम नुकसान नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन पंजाब से जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो ऐसा बयान नहीं करती है। सर बिल्कुल बिल्कुल, जो किसान है बहुत शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मतलब नहीं चाहती कि ये आंदोलन शांतिपूर्वक रहे, ये सब उनके कार्यकर्ताओं का काम है। और वो जो है पंजाब में सरकार का भी मैं कहूँगा, जो पंजाब सरकार के शय पर ये अराजकता का माहौल जो है वो पैदा हो रहा है। और टावर उखाड़े गए हैं, जनरेटर भी जो है वहाँ से उखाड़ दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत दुखदाई खबरें हैं। इसके मतलब जो हमारा निवेश है पंजाब में, मेरे को तो लगता है कि आने वाले 10 साल तक निवेश पंजाब में नहीं आएगा, जो माहौल अब बन चुका है। तो ये सारी तस्वीरें जो है बड़ी दुखदाई हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये किसानों का काम नहीं है, किसानों की आड़ लेकर पॉलिटिकल यहाँ पर चीजें सेटल हो रही हैं। बिल्कुल, किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है और किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनको दिख रहा है कि ये जो यूथ है हमारा पंजाब का, जिसको पहले नशेड़ी कह के बदनाम किया गया था कि 75% लोग तो नशेड़ी हैं पंजाब में। अब जब देखा इन्होंने कि यार इनमें इतना जज्बा है, इतना जोश है और ये पंजाब को बदल सकते हैं, तो उनके ऊपर इनकी गिर्द जो निगाह है सभी पॉलिटिकल पार्टियों की पड़ी हुई है। तो ये नहीं चाहते ये यूथ इकट्ठा रहे और ये यूथ पंजाब को बदले। तो ये पार्टियां जो हैं ये अपना अपना खेल खेल रही हैं पंजाब में। पार्टियां अपना अपना खेल खेल रही। गौरव वल्लभ साहब, अब चूंकि पंजाब में सरकार आपकी है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बावजूद उसके वहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब ये किसान कर रहे हैं, इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है, ये तो एकदम तुरंत से बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि किसान संगठनों के बैनर दिख रहे हैं, झंडे दिख रहे हैं, कार्यकर्ता दिख रहे हैं, कौन है किसके पीछे कौन कर रहा है, लेकिन संभालना तो आप ही को है। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारे मुख्यमंत्री जो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी ये बात ट्वीट के माध्यम से, पब्लिक मैसेज के माध्यम से कहा है कि 35 दिन से इस कड़कड़ाती ठंड में जब लाखों किसान दिल्ली की बॉर्डर पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, जब 45 लोगों की शहादत होने के बावजूद वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, जब सरकार के कानों पे उनकी बात का जूं तक नहीं रेंग रही फिर भी वो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं, जब पूरी खेती को सूट बूट के दोस्तों के हवाले करने की बात हो रही है तब भी वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, तो हमें इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे ले जाना। ये बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जो पंजाब के उन्होंने कहा है। और मैं तो ऐसा मानता हूं विपिन जी कि मेरी जो आयु है, मेरे पुराने का पता नहीं, मेरी आयु में मैंने इतना बड़ा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से 35 दिन से चल रहा हो, ठंड में लोग बॉर्डर पे बैठे हो, उनकी शहादत हो रही हो, सरकार उनके ऊपर कोई गौर नहीं फरमा रही हो, पर शांतिपूर्ण कहाँ रह गया गौरव जी? अभी तो जो तस्वीरें हम पंजाब से देख रहे हैं वो तो शांतिपूर्ण नहीं है। प्रॉपर्टी का बहुत
देखिए, मैंने आपको कहा ना, कुछ उपद्रवी तत्व हो सकते हैं, पर मुझे ये लगता है आंदोलन की मुख्य बातें जो है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्यों सरकार हिंदुस्तान की खेती को अपने दो दोस्तों के हवाले करना चाहती है। इस चीज का जवाब देना चाहिए। क्यों सरकार जो पंच तत्व होते हैं, जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं भारतीय दर्शन के अनुसार, भले ही वो आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, पांचों को अपने दो दोस्त है उनके, एक लेफ्ट में एक राइट में, उन दोनों के हवाले करना चाहती है। आकाश हो तो हवाई अड्डे अपने एक दोस्त के, सारे हवाई अड्डे एक दोस्त को दे दिए। वायु है तो वायु में मोबाइल कंपनियां अपने एक दूसरे दोस्त के हवाले करा दी, क्योंकि वायु से ट्रांसलेट होती है। अग्नि है तो ऑस्ट्रेलिया तक में माइंस अपने उस दोस्त को दे दी। पृथ्वी है तो पृथ्वी में रेल भी अपने दोस्त को बेच दी। फिर अब आई है लास्ट में जल। अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन की आप ही के चैनल में मैंने 3-4 दिन पहले देखा। पर गौरव साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं, वो भी अपने दोस्त को आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कॉर्पोरेट पिछले 5-6-7 साल में ही पैदा हुए और उनको एक एक करके चीजें बांटती है। तो सारी कंपनियां हमेशा से मौजूद हैं और यही काम करती रही हैं, एक ही नहीं तो अलग नाम से कर रही हैं। तो फिर तो ये भी कहा जाए कि आपने सबको बांट दिया। तो ये तो मुझे ज्यादा, ये नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ये कार्यक्रम का एक मिनट गौरव जी रुकिए तो सही, एक मिनट रुकिए। कार्यक्रम में इस पे भी बात करनी है। डिबेट के दो मोटे हिस्से हैं, एक तो जो पंजाब में हो रहा है वो, और दूसरा जो कॉर्पोरेट वाली बात है वो। लेकिन पहले मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि जब वहां पंजाब में इतना कुछ हो रहा है, अमरिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं एक भी जगह ना पुलिस वाला दिख रहा है, ना कोई किसी को रोकने वाला दिख रहा है। पता तो लगाइए कि उपद्रवी तत्व कौन है। आपकी सरकार है, बिल्कुल पता लगाएंगे। और आपके सवाल का जवाब देता हूं भाई साहब। आपने कहा कि इनका तो पुराना अनुभव है। भाई साहब, रेले चलाने का अनुभव उस कॉर्पोरेट को था क्या? जो मोबाइल गौरव साहब नहीं, आपको जवाब देना है, आपसे बहुत सवाल आएंगे, 1 घंटा है हमारे पास। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी हम विषय के एक सिरे पे खड़े हैं। उस पे आऊंगा तब मैं आऊंगा, उस पे भी आ जाऊंगा सर। आपने कुछ क्योंकि बोला तो मैंने बोला, लेकिन पहले तो मैं किसानों वाली बात जानना चाहता हूं कि कौन लोग हैं। अगर वो किसानों को बदनाम कर रहे हैं तो तुरंत उन्हें सामने लाइए। भाई साहब, मैं तो आपको कह रहा हूं ना, कुछ उपद्रवी तत्व हैं। हम तो सरकार में भी, मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से करें। आज लाखों किसान वहां बॉर्डर पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, उनको खालिस्तानी, लेकिन 10-15 टावर होते तो मुझे समझ में आता गौरव साहब। 1500 टावर तोड़ दिए और अभी तक ना पता है कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर पा रहा है। मैं तो आपको कह रहा हूं ना भाई, हम तो पता लगाएंगे। आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं। कुलदीप सिंह जी कुछ कह रहे हैं जी। कुलदीप जी बना रहे हैं आप ये बोल के। सर, जब गौरव जी खुद बोल रहे हैं, कॉर्पोरेट घराने का नाम बोल रहे हैं, और हमारे जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं उनको, उनके बारे में बोल रहे हैं, खुद कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो कार्यकर्ता तो जमीन पे गुंडा बनेगा, वो तो नोचने जाएगा सारी चीजें। क्या हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नहीं चाहती हमारे इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं वो ग्रो करें, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे हमारे। जी आएंगे, ठीक है। आपने कुलदीप जी अपनी बात कर दी, क्योंकि फिर दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं एक बार गोपाल जी के पास जाना चाहता हूं। गोपाल जी, अभी तक किसान बैठे थे, अब तो बातचीत भी होनी है, कल ही होनी है आप लोगों की बातचीत उनसे, लेकिन अचानक से ये जो तोड़फोड़, प्रॉपर्टी का नुकसान, चीजों को जलाना, काटना, तोड़ना, और उसके इम्प्लीकेशन ये कि कम्युनिकेशन को आप ब्रेक कर रहे हैं, आपको लगता है ये भी आंदोलन का हिस्सा है? कौन है वो मोटिवेटेड लोग, कौन है वो पॉलिटिकल एजेंडा, कहां से आ रही है ये चीजें? देखिए, पहले तो कांग्रेस 100 चूहे खा के हज को चली वाली बात है। सारा आंदोलन को भड़काया इन्होंने, अभी भी ये यही काम कर रहे हैं। और आप बताइए, ये अगर स्क्रिप्ट आप नक्सलवाद की देखोगे तो यही होती है। पहले तो ऐसी मांग करो कि जो सरकार के लिए उचित हो ही ना मानना, और उसके बाद फिर लोगों को बताओ कि देखो सरकार तो आपकी सुन नहीं रही। फिर उसके बाद जब सरकार नहीं सुन रही तो और डेवलपमेंट के ही पूरा अटैक कर दो, पूरे कैपिटलिज्म पे ही अटैक करना शुरू कर दो, सरकार को, कैपिटलिज्म को। तो यह एक स्क्रिप्टेड जो नक्सलवाद का मूवमेंट है उसकी तरफ कांग्रेस कर रही है, और इन्हीं को यह बहुत बड़ी इसकी कॉज देनी पड़ेगी। ये तो ठीक है, पंजाब तो देगा, कांग्रेस भी देगी, लेकिन साथ में देश को भी नुकसान होगा। यह पूरी तरह से यह जो आंदोलन है, किसानों की बात तो हम सुन रहे हैं, किसानों की समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं, लेकिन वो बातें उठा रहे हैं जिनका इन 3 कानूनों से कोई संबंध नहीं है, जिसको सरकार किसी भी हालत में
मान नहीं सकती कि तीनों कानूनों को आप रिपील कर दो। ये नहीं मान्यता मान हो सकती, चाहे वो कितना ही आंदोलन करते रहे। तो जो मान्य है नहीं, सड़कों पे कानून बनेंगे क्या? संविधान से, पार्लियामेंट से जो कानून बने हैं उसको नकार के आप सड़कों पे कानून बनाएंगे क्या? ये कह रहे हमने आंदोलन नहीं देखे। अरे कितने आंदोलन हुए, इमरजेंसी को भूल गए क्या? पूरे देश में 1984 का इनके द्वारा भड़काए हुए दंगे भूल गए क्या? और उसके बाद फिर उस अन्ना हजारे जन लोकपाल आंदोलन भूल गए क्या? कितने बड़े बड़े देश में आंदोलन हुए हैं। नहीं, और कांग्रेस गोपाल जी वो सारी बातें ठीक नहीं, मैं आपसे सवाल जोड़ रहा हूं, बात पूरी कीजिएगा, सवाल जोड़ रहा हूं, वो सारी बातें ठीक है जो आप बता रहे हो, लेकिन कोई एक एजम्पशन बना लेना कि ये कॉर्पोरेट्स के लिए किया जा रहा है, इस घराने के लिए, उस घराने के लिए, इन दोस्तों के लिए, और उसके पीछे आप चीजों को तोड़फोड़ करना, उसको टारगेट करके, मैं इसकी बात कह रहा हूं। नहीं तो बिल्कुल, एक मैं कहता हूं कि एक क्रोनी कैपिटलिज्म का नाम लेके क्रोनी सोशलिज्म होता है। क्या ये कोई कहेगा कि हमारे देश के उद्योगपति चोर उचक्के हैं? हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत देश के तरक्की में रोल किया है। आज इंडस्ट्रियलिस्ट ना हो, उद्योगपति ना हो, बिजनेस घराने ना हो, बिजनेसमैन ना हो, तो क्या देश का, क्या चाइना कम्युनिस्ट कंट्री बन रही है क्या? सब चीजें सरकार मूल्य भी तय करे, खरीद भी सरकार ले ले, सारे प्रोडक्शन भी सरकार, तो क्या ये तो सरकार में अर्थव्यवस्था की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा देश का आर्थिक विकास होगा, उन्नति होगी। मैं तो ये बात बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानते कि इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योगपति इस देश का नुकसान करते हैं। वह भी देशभक्त हैं और उन्होंने भी देश में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। आज जितने रिसोर्स जनरेट हो रहे हैं, किसान का भी रोल है और उद्योगपतियों का भी रोल है। दो ही होते हैं वेल्थ क्रिएटर, उद्योगपति, व्यापारी, और उद्योग व्यापारी भी नहीं, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट और किसान, ये दो हैं जो इकोनॉमिक जनरेशन, इकोनॉमी को जनरेट करते हैं। बाकी तो मैनेजर है और गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। गवर्नमेंट कोई वेल्थ जनरेट नहीं करती, वो तो जनरेटेड वेल्थ को इकट्ठा करके जिन जिन सेगमेंट में, जिन सोसाइटी के गरीब सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो सरकार डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वेल्थ है और जो प्रोफेशनल्स और व्यापारी वगैरह वो मैनेजर ऑफ वेल्थ है। क्रिएटर ऑफ वेल्थ दो ही होते हैं, क्या किसान और उद्योगपति, या क्रिएट, और इन दोनों को हमें पूरी अहमियत के साथ, पूरी इज्जत के साथ उनका समान स्थिति को रखना चाहिए ना जो। और इसलिए क्रोनी सोशलिज्म जो है, क्रोनी सोशलिज्म है जो आज अभी गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि नाम कुछ भी कर दो, गालियां देने लग जाओ और विदेश में हवाई जहाज से घूमने चले जाओ। ठीक है, ये तरीका है कोई? ठीक है, इस बात पे आगे आते। पिरूज कंबाटा साहब है हमारे साथ। पिरूज जी, काफी बातें सुनी भी आपने जुड़ने के बाद, और ये जो पूरी किसानों वाली बात आई और ये आंदोलन चल रहा है, मांगे रखना जायज है, कोई बात नहीं, आप अपनी चीजों को रख सकते हैं, बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी, एक प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उस प्रदर्शन में जाके एजम्पशन क्रिएट करना कि ये कॉर्पोरेट्स के लिए ही है, ये कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए है, और उस एजम्पशन पर अब तो फिजिकल अटैक करना, चीजों को तोड़ना, चीजों को खराब करना, ये कहां की बात हुई? देखो, मेरे को ये 2 मिनट लेना चाहूंगा इसके, ये क्वेश्चन के पहले आने के पहले जी। पहले तो मेरा मानना है कि ये कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई तबका है तो रूरल है और फार्मर है। और ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, काफी सालों से रह रहा हूँ। और हम जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है, वो फार्मर को एक हमारा जो कॉइन होता है उसका अगला पहिया कहते हैं। अगर फार्म नहीं होगा तो प्रोसेस क्या होगा, और प्रोसेस नहीं होगा तो क्या बनेगा, और आगे वैल्यू कैसे मिलेगा। आज वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग जरूरी है और प्रोसेसर को फार्मर चाहिए, तो हम लोग तो साथ में ही सोचेंगे। अब जब 90s का लिबरलाइजेशन आया, उसके पहले ऐसी ही बातें थी कि लिबरलाइजेशन आएगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, सब बिक जाएगा। अभी आप देखो क्या उल्टा हो रहा है। अभी हम कह रहे हैं कि भैया प्राइवेट जो हो गया उसका सर्विस अच्छा है, हर आदमी प्राइवेट एयरलाइन में जाना चाहता है, हर आदमी प्राइवेट बैंक से डील करना चाहता है, हर आदमी प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहता है, प्राइवेट की सर्विसेज अच्छी है, प्राइवेट में एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए लाइन लगती है। तो ये प्राइवेटाइजेशन का एक भूत था, कुल मालूम पड़ा उससे ही फायदा है। और 90s के बाद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसका फायदा इतने लोगों को मिला है कि आजकल जो यंगस्टर है वो अपने फादर से ज्यादा क्यों कमाते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड है, उनको अच्छे जॉब मिले, आईटी इंडस्ट्री क्रिएट हुई, हरियाणा क्रिएट क्या बोलते हैं, हैदराबाद क्रिएट हुआ, पूना क्रिएट हुआ, और हमारा इज्जत पूरे वर्ल्ड में बचा।
हमारे जो आईआईटी के लड़के पूरे वर्ल्ड में हैं और सीईओ बन रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी के। ये कब हुआ? 90s के लिबरलाइजेशन के बाद। अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन इसलिए नहीं आया कि लिबरलाइजेशन नहीं हुआ, और ये हमको मान के चलना पड़ेगा कि ये पेंडिंग था। इसमें जो सुधार आए हैं वो ऐसा में बिल्कुल ही आपके शो से दोहराए लगता है खाली कॉर्पोरेट के लिए सुधार है, बिल्कुल नहीं। अब फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, उसमें यह बोला गया है कि आप कोई भी आपका मॉडर्न ट्रेड हो कि बड़ा ट्रेड रिटेलर हो कि कोई प्रोसेसर हो, आज फार्मर से जुड़ सकता है, उसको रॉ मटेरियल दे सकता है, उसका टेक्नोलॉजी दे सकता है, फाइनेंस दे सकता है, उसमें क्या गलत है? अगर आज कोई इंडस्ट्रियल फार्मर के साथ बैठ के अच्छा दाड़म में हमको गुजराती में बोलते हैं पोमोग्रेनेट, आई डोंट नो हिंदी का क्या वर्ड, उसको बनाना चाहे और एक्सपोर्ट करना चाहे, ग्रेप बनाना चाहे, एक्सपोर्ट करना चाहे, तो उसमें तो फार्मर का फायदा है। तो मेरे हिसाब से उसमें कहाँ तकलीफ होनी है? आज अगर कोई, मैं खुद एक प्राइवेट वर्ड है प्राइवेट, पर लेट अस से मैं बैंक से कर्जा लेके मेरे पैसे डाल के एक आईपीओ करके मैं एक अच्छा यार्ड बनाता हूँ जिसपे फार्मर आके अपना माल बेच सके, तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया कि एपीएमसी बंद हो गई है और आप प्राइवेट में जाओगे, क्या हो गए? दोनों है। और एमएसपी की जो बात रही, मैं इसलिए ज्यादा नहीं जानता हूं कि मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है, पर जो मैं समझता हूं कि एमएसपी को भी उन्होंने मान्य रखा है, एमएसपी रखेंगे। तो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि कहाँ इश्यू है, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। और मैंने 2 एग्जाम्पल खुद ने स्टडी किए। जो फार्मर लोग प्रोसेसर को माल बेचते हैं, जैसे कि पोटैटो है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखे, पोटैटो के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रेट मिल रहे हैं 12 रुपये, ओपन मार्केट में 5 से 8 रुपये मिल रहे हैं। ग्रेप, जो आदमी ग्रेप एक्सपोर्टर को दे रहा है उसको डबल पैसा मिल रहा है। तो कहाँ इश्यू है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और ये इश्यू में ये क्यों हम मान के चल रहे हैं कि खाली 2-4 इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वॉल्व है? जो यंग एंटरप्रेन्योर है, मेरा ये मानना है, रूरल में भी यंग एंटरप्रेन्योर है कि जो एग्री प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, खुद का यूनिट लगाना चाहते हैं, ये फायदा सबके लिए है, 2 लोग के लिए थोड़ी ना, सबके लिए फायदा है। राइट। ये फायदा कोई 4 लोगों के लिए नहीं है। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा फायदा किसका है मालूम है? जो यूथ है, जो बॉम्बे जाके नौकरी करेगा, बेंगलोर जाके नौकरी करेगा, आज खुद का प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट लगा पाएगा। आज गार्लिक है, कोई भी एक अनियन है, उसका डिहाइड्रेशन का 40 लाख का यूनिट बनता है, खाली 40 लाख का। तो आज एक छोटा प्रोसेसर खुद का डिहाइड्रेशन करे अनियन का और एक्सपोर्ट करेगा, तो अनियन होगा से 20 रुपए किलो, डिहाइड्रेटेड अनियन 500 रुपए किलो बेचेगा, तो कमाएगा कि नहीं कमाएगा? तो उसका फायदा है। जी। और मेरे साथ जुड़ेगा, मैं उसका माल 500 रुपए में खरीद लूंगा, उसका फायदा है। और एक लास्ट बात बोल दूं, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। जी। आज मैं सपोज एक खड़ा रह जाता हूँ रोड पे और उबर की गाड़ी लेता हूँ, तो उबर की गाड़ी के साथ मेरा कोई झगड़ा होता है तो उसकी गाड़ी में ले लेता हूँ, तो लैंड का लेने की बात आई। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मैंने किसी के साथ डील किया, भैया तू गार्लिक होगा, मैं तेरा गार्लिक ले लूंगा, हमारा डील फेल हो जाता है, तो कोर्ट में जाता है। जमीन तो उसकी नहीं ले सकता हूं मैं, ये थोड़ी जमीन ले सकता हूँ उसकी। ठीक तो है, ये कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा ठीक है। आपके मीडिया के द्वारा अपने को लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके द्वारा कि ये लिबरलाइजेशन एग्री सेक्टर में होगा तो एक कमाल आएगा और इसमें सबका फायदा होगा, और सबसे बड़ा फार्मा इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं होगा। आज आईटी इंडस्ट्री में चलो 4 इन्फोसिस बन गए, टीसीएस बन गए, हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चे। नहीं फिरोज साहब, आप बढ़िया एग्जांपल दी, ठीक है, आप बढ़िया एग्जांपल दे रहे हैं, आप पिक्चर की दूसरी तस्वीर बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा जाता हूं आशुतोष के पास। आशुतोष, ये जो पूरा ये जो है कि चीजें चली जाएंगी, एक तरफा हो जाएंगी, जमीन चली जाएगी, एक कार्टलाइजेशन, आप तो टेक्निकल आदमी हैं, वकील हैं, आपने डेफिनेटली, मैं उम्मीद कर रहा हूं पूरा एक्ट भी है, अब तो कानून बन चुका है, पढ़ा होगा। क्या उसमें हिडन चीजें हैं? क्या उसमें ऐसी चीजें हैं जो आगे जाके गले का फंदा बन जाएगी किसान को, अगर आज ये चीजें नहीं करते हैं जो इस तरह की चीजें? हालांकि सरकार तो उसके लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी क्या उसमें हिडन एजेंडा है जिसकी बात की जाती है? देखिए, अभी तो ऐसा है कि जो 3 कानून बनाए गए हैं, जो गवर्नमेंट ने बनाया है, अभी तो ये पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी हम ये जो तीनों कानून है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इसके ऊपर तो वो फैसला बाद में कोर्ट सुनाएगा। बट फिलहाल के लिए जो हम जानते हैं कि 17 तारीख को जो ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कि किसान जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको कोई छीन नहीं सकता, उनको उसके लिए फ्रीडम है, तो वो जो है पूरी तरह से उनको राइट है, वो कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था उसी ऑर्डर में कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे किसी के लाइफ का कोई थ्रेट हो या किसी के प्रॉपर्टीज को जो है डैमेज हो। इन सब चीजों से बचना है जहां पर किसी और का फंडामेंटल राइट जो है वायलेट ना हो जाए। तो जो है पीसफुल तरीके से जो है वो अपने प्रोटेस्ट को वो आगे चला सकते हैं।
अब जहां तक एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस की बात है, तो मैं यही कहूंगा कि देखिए वो प्रोविजंस तो अभी तक पब्लिक डोमेन पे हर जगह अवेलेबल है नहीं तरीके से। हालांकि कुछ उसकी बातें हैं जहां पे कहते हैं कि भाई आप एक एक्ट में है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट कर सकते हैं सामने वाले के साथ, थोड़ा सा उसमें डिजिटल तरीका को भी लाया गया है, या फिर जो है जैसे जो बहुत सारी जो चीजें जो पोटैटोज और बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं उसको जो है प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला गया है कि इमरजेंसी से उसको बाहर निकाला गया है, ताकि जो है पहले जो है स्टॉक नहीं किया जा सकता था उसको कहीं ना कहीं स्टॉक करने में लिमिटेशंस को इंक्रीज किया गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत कुछ हिडन भी है, जो क्लियर नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट इस पे हियरिंग कर रहा है, तो उस पे मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा अभी कमेंट करूंगा एट दिस स्टेज। बट हाँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि राइट है, लेकिन फार्मर्स को इस बात का ध्यान रखना है कि किसी और को डैमेज ना हो, प्रॉपर्टीज डैमेज ना हो, जो आप बता रहे थे, जो हम लोग देख रहे हैं, जो मोबाइल वो तो गलत ही है, वो तो गलत ही है, वो तो बिल्कुल किसी भी चीज में गलत है, उसका ध्यान तो बिल्कुल रखना चाहिए। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो इश्यूज है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कमीशन एक अपॉइंट कीजिए और कमीशन द्वारा जो है मेडिएशन कीजिए और जो उनके कंफ्यूजन है या उनके डाउट्स हैं उसको क्लियर कीजिए, या आपको लगता है कि एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है या जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है, आप मिलके जो उनके संगठन है किसानों के, उनसे मिलकर के बात कीजिए। तो मुझे लगता है इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए, दोनों तरफ से। नहीं तो बातचीत तो होने जा ही रही है, कल बातचीत होने वाली है, इसीलिए मैं धालीवाल साहब के पास भी जाता हूं। जी धालीवाल साहब, क्योंकि आशुतोष ने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग वहां पे रखी और क्योंकि मैटर सब जुडीज है, इसलिए एज ए वकील वो बहुत ज्यादा उस पर बोल भी नहीं सकते, लेकिन आप तो किसान नेताओं में से एक हैं, आपने वो चीजें पूरी तरह से पढ़ी हैं। क्या आपको ये लगती है कि वो आप लोगों को बर्बाद करने के लिए, आप लोगों को ट्रैप करने के लिए, आप लोगों को फंसाने के लिए है? कुलदीप जी, आपका म्यूट है, अगर आप म्यूट से हटा दें, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो कुलदीप जी, लगता है फिलहाल कुलदीप जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। चलिए करेक्शन करके आते हैं, लेकिन गौरव वल्लभ साहब के पास चलते हैं। गौरव साहब, आपने फिरोज जी को भी सुना, इनफैक्ट कुलदीप जी को भी सुना, एक हद तक आप बहुत सारी बातें नोट भी कर रहे थे, तो आप गोपाल जी के सवालों का भी कुछ जवाब देंगे, लेकिन मैं यहीं से लेकर आता हूं फिर से इसको कि सीधा सीधा टारगेट कर देना, सीधा सीधा किसान के दिमाग में ये डाल देना कि ये तो आपको ट्रैप करने के लिए है, ये उद्योगपतियों के हवाले कर देने के लिए है, ये आपकी जमीनें छीन लेगा, ये आपको बर्बाद कर देगा, आगे आपका कोई हक नहीं रह जाएगा चीजों के ऊपर, ये कितना सही है सर? जी विपिन जी, मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में पंच तत्व की बात की थी और आपने कहा वो तो पहले से बड़े उद्योगपति हैं। मुझे ये बताइए, उनको रेलें चलाने का भी अनुभव है? अरे अभी रेल पे मत जाइए, अभी मैं रेल पे भी आ जाएंगे, भाई जो है वो तो सुनिए। एक एक सवाल का उत्तर दे सकता हूँ ना, एक एक सवाल का उत्तर दे सकता हूँ। तो उनको जब रेल चलाने का, क्या वो रेलें चला रहे थे इतने सालों से देश में? तो एक बात बताइए, जब देश में आपकी सरकार के दौरान ही जब टेलीकॉम आया तो किसके पास अनुभव था इस देश में टेलीकॉम लगाने का? भाई साहब, एक एक का बात का जवाब दूंगा आपको, अभी इस सवाल का भी जवाब देता हूँ। ठीक है। फिर जो भाजपा के हमारे प्रवक्ता है, उन्होंने कहा साहब ये तो नक्सलवाद की तरह, यही तो समस्या है। आज इन्होंने फिर उनको नाम दे दिया यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के कि वो नक्सलवादियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा सर, उनको नक्सलवादी नहीं कहा, फिर ये गलत बात है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से चीजें पनपती हैं और होती, उन्होंने किसी को पॉइंट आउट करके नक्सलवादी नहीं कहा। यहाँ मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा। तो फिर क्यों बोलने की जरूरत थी जब उनके मन में मंशा नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा हम तो किसान इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएटर है, तो साहब आप उनसे जाके बात क्यों नहीं करते? 20 दिन से बातचीत बंद पड़ी है। दिल्ली का तापमान 3 डिग्री टेम्परेचर है, आप कितनी बार गए पिछले 20 दिन में? आंसर है 0, एक बार भी नहीं। उनको गाली देते रहे इस तरह जैसे अभी इन्होंने दी। सरकार बुला रही है बातचीत प्लीज आप बीच में मत बोलिए, शांति से सुनिए। फिर विपिन जी, इकोनॉमिस्ट मैगजीन का एक डाटा देता हूं। दिसंबर 2020 इकोनॉमिस्ट मैगजीन ये कहती है कि जब जीडीपी इंडिया की गिर रही है और कंसिस्टेंटली गिर रही है, पहले क्वार्टर में -23.9% हो गई थी, बात ये करते थे कि इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बना देंगे, और इन्होंने मुकेश अंबानी की पर्स
पर्सनल वेल्थ को 5 ट्रिलियन रुपए बनाया। ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन का डाटा है। गौतम अडानी की पर्सनल वेल्थ इस मंदी में भी 2.5 ट्रिलियन रुपए के पास जाके पहुंच गई है। ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन का डाटा है। 25% की दर से मुकेश अंबानी की पर्सनल वेल्थ बढ़ रही है। बोलते हैं साहब उद्योगपति, अरे उद्योगपति के कोई खिलाफ नहीं है, पर क्या देश में सिर्फ 2 ही उद्योगपति है? कोई और उद्योग नहीं चला? तो आपने अगर इकोनॉमिस्ट के डाटा ले लिए तो आपको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी देख लेनी चाहिए, जहां 2021 के लिए प्रोडक्शन है। आपको अब पीयूष जी तो यहीं बैठे हैं, वो अपनी वेल्थ के बारे में बता देंगे। क्यों सिर्फ 2 ही 3 नामों को आप काउंटर कराते हैं कि इनकी वेल्थ बढ़ रही है? बाकी अगर आप लाइन से देखेंगे तो और 15 लोगों के नाम है जहां पर वेल्थ का क्रिएशन हुआ है, और कोरोना काल में इन सबकी वेल्थ भी गिरी है। अगर आप इकोनॉमिस्ट के उस लेख की ही बात कर रहे हैं तो उसके आगे पीछे के भी 5 लेख पढ़ने पड़ेंगे गौरव जी। एक अकेले लेख से आप चीजें नहीं निकाल पाएंगे। विपिन जी, आपसे पूछता हूं, और गलत बोलूं तो आप बताइए डाटा के साथ। मुझे ये बताइए कि 25% की दर से किस व्यक्ति की, पहले हिंदुस्तान के 20 उद्योगपतियों में से किस एक व्यक्ति की 25% की दर से पर्सनल वेल्थ बढ़ रही है? मुझे बताइए, सिवाय मुकेश अंबानी के एक भी नहीं। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? आप बताइए नहीं आके, आप हर चीज अपने दोस्तों को देना। तो देखिए सर, आप जो हैं बिजनेस चैनल पे डिबेट कर रहे हैं, तो मैं आपको चीजें भी बता देता हूं कि किस कंपनी में कितने कितने स्टेक्स उन्होंने बेचे हैं, उससे कितना पैसा आया है, चाहे वो जियो में हो चाहे किसी और में हो। तो वहां से जो कैलकुलेशन लगेगा तो वो आपको वेल्थ बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि स्टेक सेल हुए हैं। बात है, कमाल की बात है। और कोई स्टेक सेल नहीं कर रहा, और कोई स्टेक सेल नहीं। आपने कितनी खबरें सुनी है स्टेक सेल करने की? आपने कितनी खबरें सुनी है स्टेक सेल करने की? कितने स्टार्टअप हिंदुस्तान में? आपने कितनी खबरें सुनी हैं जिन्होंने स्टेक सेल किए हैं पिछले 6 महीने में? बोलने तो दी, बता दीजिए। हाँ, नहीं, आप फैक्ट पे बात कर रहे हैं, मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। स्टार्टअप हुए हैं। आप ये देखो, इनके ये राम कथा है, इसको चलने में विपिन जी कुछ नहीं होने वाला। आप ये क्रोनी सोशलिस्ट बनना चाहते हैं। आप राहुल गांधी की और सोनिया जी की वेल्थ 10 साल में कितनी बड़ी थी, वो पर निकाल लीजिए। फिर पता है कि वो शिपिंग कॉर्पोरेशन किसको मिलेगी? क्या यही इसको कहते हैं राहुल गांधी और उसके खिलाफ है? हम उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, पर अपने दाएं बाएं सिर्फ अपने जीजा जी की वेल्थ कितनी बड़ी थी, जिनको कि कुछ काम नहीं आता, वो किसान थे। बीच में मत बोलिए, सुनिए पूरी बात। तो फिर इन्होंने कुछ भी बोलते जाओगे क्या? नहीं, आप कुछ गलत बोल रहे हैं तो देखिए, तो गौरव साहब या तो आप पूरे फैक्ट के साथ बोलिए। आप एक इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल कोट मत कीजिए, और उसमें भी वो कोटिंग पूरी नहीं है। दूसरा, सारे फैक्ट के साथ आइए, किस कंपनी की बैलेंस शीट में क्या बिका क्या नहीं बिका, कौन सा स्टेक सेल हुआ कौन सा स्टेक सेल नहीं हुआ, आप उस पे बात कीजिए। एक तरफा अगर आप आरोप लगाएंगे कि इसकी वेल्थ उतनी बढ़ गई और इसकी वेल्थ उतनी बढ़ गई, तो वो सही नहीं होगा। स्टॉक मार्केट जब इतना बढ़ रहा है, डेली लाखों करोड़ में, लाखों रुपए करोड़ों में वेल्थ बढ़ रही है, पूरे कैपिटल मार्केट का मार्केट कैप कितना हो गया? मार्केट कैप हो गया है, एफडीआई आ रहा है, और एफडीआई। चलिए ठीक है, क्योंकि गौरव साहब मुझे लग रहा है आप फैक्ट से हटके बात कर रहे हैं। सही बात है, यहां पर जिस वेल्थ की आप बात कर रहे हैं वो मार्केट वैल्यू है, वो मार्केट वैल्यू है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट वैल्यू ऊपर जाती है। क्यों नहीं बढ़ती है? सबकी बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है। इतना मार्केट कैप कैसे? आप सबकी बढ़ रही है। आप टॉप 10 इंडस्ट्रीज निकाल लीजिए, सबकी बढ़ गई। विजय सरदाना जी आपके जिंदल की भी बढ़ रही है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। गौरव जी, आप यार IIM अहमदाबाद में और बाकी IIM में पढ़ाते थे, यही सब पढ़ाते थे कि वेल्थ कैसे बढ़ती है, बिजनेस मॉडलिंग क्या होती है। यार आप तो मैनेजमेंट के प्रोफेसर है, ऐसी बात मत करिए यार, ऐसी बात मत करिए। आप फाइनेंस पढ़ाते थे, आप बिजनेस पढ़ाते थे, कम से कम उस इंस्टीट्यूट की मर्यादा रखिए प्लीज। ऐसे मत बोलिए, मैं आपका स्टूडेंट रहा हूं, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। ये अब आप रुक जाइए, अब आपने बोल दिया, आपका इलॉजिकल तथ्य था, इसलिए मैं पहली बार आपको रोक रहा हूं। आप ऐसी बात मत करिए। आप जितने MBA के स्टूडेंट आपके देख रहे होंगे ना, वो कहेंगे गौरव जी को क्या हो गया आज, क्या बात कर रहे हो, आप प्रोफेसर रहे हो, उस मर्यादा को रखो। आप राजनीति में अपना स्तर मत गिराओ। अच्छा गौरव जी, आप राजनीति में स्तर मत गिराओ। लेते हैं ना क्या बोल रहे हैं वो भी एग्री इकोनॉमिस्ट हैं, आंकड़ों को अच्छी तरह जानते समझते हैं। सुन लेते हैं, आपकी बात भी हमने सुनी, अपने तथ्य रखे, आपने अपने तथ्य रखे, सुन लेते हैं एक बार। गौरव जी सुनना आपको भी पड़ेगा। गौरव जी के कोई तथ्य नहीं थे।
ऐसा है विपिन जी, गौरव जी जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे मैं वहां का स्टूडेंट हूं, तो इसलिए मैं भी जानता हूं जिस अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की ये बात कर रहे हैं। जिस दिन गौरव जी को ये समझना होगा कि किस कंपनी का शेयर ऊपर जाता है और क्यों जाता है, वैसे इनको सब पता है। राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए गलत तथ्य ना दे, आपकी इंटेलेक्चुअल पे लोग क्वेश्चन करेंगे। प्लीज डोंट डू दिस। अब सवाल ये आता है घूम फिर के, जो बार बार बातें आ रही है कि किसानों के मुद्दे को लेके, आफ्टर ऑल आप तो सारी पार्टियां इलेक्टेड पार्टियां है ना, आप कहते हैं कानून खराब है। जब संसद में चर्चा होती है तो आप लोग तथ्य रखते हैं कि कौन से क्लॉज में क्या कमी है। क्या कांग्रेस ये पार्टी ने, समाजवादी ने, जितनी पार्टियां कह रही है किसानों का मुद्दा सही है, क्या अपने अपने तथ्य आपने जनता के बीच में रखे? डेमोक्रेसी में तो डिबेट होती है ना। कांग्रेस के क्या, किस पॉइंट पे क्या आर्ग्यूमेंट है बताएं। आप ये कह रहे हैं किसानों की सुनो, अरे भाई हम कांग्रेस की भी सुन सकते हैं, हम समाजवादी की भी सुन सकते हैं, हम सारी अपोजिशन और सारे फेवर वालों की सुन सकते हैं, डिबेट में सबकी सुनी जाएगी। क्या गौरव वल्लभ जी और उनकी पार्टी ये बता सकती है कि किस कानून में कौन सी लाइन खराब है? हमारे एक वकील मित्र थे, मैं भी एडवोकेट हूं दिल्ली हाई कोर्ट में, मैं एडवोकेट से, मेरे मित्र से कहना चाहूंगा भाई साहब ये सारे कानून कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, नेट पे जाएंगे आपको सब मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें बहुत साफ लिखा है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का ये पहला कानून होगा जिसमें एक भी जार्गन नहीं है। जिसको बेसिक हिंदी और बेसिक इंग्लिश आती है ना, वो इस कानून को समझ सकता है। इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से हो सकता है, कल को ऐसा हो जाएगा, परसों वैसा हो जाएगा, तो सर संसद और विधानसभा किस लिए है? आज आप 104 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर चुके, अगर 5 साल बाद आपको लगता है कि इस कानून में कुछ खामी आ रही है, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी गलत जा रही है, क्या आप कानून नहीं बदलोगे? क्या उसमें अमेंडमेंट नहीं करोगे? यह सोचना कि 100 साल के लिए कानून बन रहा है और उसमें अमेंडमेंट ही नहीं होगा, कौन से कानून में आज तक ऐसा हुआ है? हर साल आप पार्लियामेंट विधानसभा में क्या चर्चाएं करते हैं? अमेंडमेंट ही तो करते हैं साल भर बैठ के, कभी किसी में कभी किसी में। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि राजनीतिक मजबूरियां ऐसी क्यों हो जाती हैं कि हम लोग लॉजिक छोड़ के सब कुछ बात करने लगते हैं। तो मेरा निवेदन है, जनता आपको देख रही है, आपको चुन के भेजा है, कम से कम इतनी बात तो बता दो जनता को कि सच क्या है। राजनीतिक मजबूरियां अपनी जगह, बट फैक्ट्स तो वही रहेंगे ना। और दुनिया कौन सा चाहे हिंदुस्तान के अलावा कि ये देश आगे बढ़े? कौन सा देश चाहता है कि भारत आगे बढ़े? बताइए आप मुझे। हर आदमी भारत को बाजार की तरह देख रहा है। मेरे पास 50 फोन आए हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार से कि अगर मैंडेटरी एमएसपी हो गया तो हमारे लिए कौन कौन से रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि दुनिया दूसरे ढंग से कैलकुलेशन करती है। आप लोग अपनी राजनीतिक कैलकुलेशन करते रहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे यहां इतने पढ़े लिखे लोग संसद में हैं और सिर्फ राजनीति के कारण कुछ भी बोलना है, कुछ भी कहना है। यह दुख की बात है। जी, मैं फिरोज का जवाब देना नहीं, मैं आता हूं सर, आपके पास आता हूं, बहुत सारा वक्त है अभी, लेकिन मैं एक बार फिरोज जी के पास जाता हूं। जो आप बात कह रहे थे कि इस देश में किस तरीके से अनइक्वल वेल्थ बढ़ रही है, फिरोज जी, क्योंकि आप तो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ बहुत ही एक ऑनेस्ट आंसर आपका आएगा। क्या आपको लगता है कि सरकार जो है वो सिर्फ कुछ लोगों को ही प्रमोट करती है? आप भी तो हैं, आप भी तो इंडस्ट्री चलाते हैं, आपको तो पीछे धकेला जा रहा है, लेकिन एक दो लोग ही हैं जिन्हें सो कॉल्ड आप सरकार का करीबी समझते हैं और बस उन्हें ही फायदा होता है, और वो अभी हो रहा है पिछले 5-6 साल में, इससे पहले तो देश में कभी कुछ हुआ नहीं। देखो, मैं ऑनेस्टली एक चीज बताऊंगा आपको कि 99% जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हम बिलीव करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आज मैं खुद की बात करूं, हम लोग CSR 2% अभी आया, हम सालों से 10% CSR देते थे। आज कोविड में 7 महीना काफी कॉर्पोरेट ने अपने सैलरी नहीं ली, MD की सैलरी नहीं ली, सीनियर मैनेजमेंट की सैलरी नहीं ली, हमने जूनियरों को सबको पूरा सैलरी दिया, किसी को वो नहीं किया। काफी इंडस्ट्री में बहुत तकलीफें आई हैं। तो मैं इंडस्ट्री को जानता हूं, क्लोजली रह रहा हूं, तो काफी इंडस्ट्रियलिस्ट हम अपने आप को कंट्री इंडस्ट्रियलिस्ट पहले लास्ट समझते हैं, पहले सिटीजन समझते हैं, एंड वी कंसिडर अवरसेल्व्स अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और रही बात फूड प्रोसेसिंग की, लगभग 30,000 से 40,000 प्रोसेसिंग के यूनिट इंडिया में होंगे, उससे ज्यादा पर कम नहीं। और ये मेरा मानना है कि मैं एक ही चीज बातों को अलग अलग आऊंगा कि ये बिलों से, ये रिफॉर्म से एक्चुअली फायदा पहले होगा फार्मर का और फिर होगा इंडस्ट्रियलिस्ट का। ये बिल्कुल मानना गलत है कि इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट या तो कोई कॉर्पोरेट का फायदा होने वाला है। और जो गवर्नमेंट की आपकी क्वेश्चन है, नीतियां, एक्चुअली वो इक्वल रही है।
आज जीएसटी आ गया, हमने एक्सेप्ट किया उसको, क्योंकि जो लिबरलाइजेशन होता है, रिफॉर्म होते हैं, हमको उसको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। अब बहुत सी ऐसी चीजें गवर्नमेंट ने की है कि जो एक्चुअली स्पीकिंग इंडस्ट्रियलिस्ट अपोज करते हैं, तो भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं हर पॉलिसी इंडस्ट्रीज की फेवर में आ रही। आज इनकम टैक्स रेट पर्सनल पे पहले 20% था, 40% हो गया है, कहाँ कोई बोल रहा है? तो आई थिंक इसको बैलेंस में जानना पड़ेगा। वी आर ऑल वर्किंग फॉर द कंट्री, और आई थिंक हम कुछ भी डिबेट ऐसा करें, कोई भी नया रिफॉर्म आए, वी हैव टू थिंक। आज एक एग्जांपल देता हूँ, आज एफडीआई आ गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छा ही है इंडिया के लिए, क्योंकि हमको अगर फॉरेन के साथ अगर कॉम्पीट करना पड़ेगा, अगर इंडिया को डेवलप बनना पड़ेगा, तो हमको वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट करने के लिए एफडीआई भी चाहिएगा, एफआईआई भी चाहिएगा, हमको रिफॉर्म भी चाहिएगा। और तब जाके, जैसे विजय भी ने कहा, अगर अल्टीमेटली इंडिया के एग्री सेक्टर को इंप्रूव करना पड़ेगा, तो हमको फॉरेनर के साथ जुड़ना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हमको अच्छे क्रॉप चाहिए, 1-2 एकड़ से क्या होगा? हमको अच्छे क्रॉप चाहिए, हमको ईल्ड चाहिएगा। और ये सब कब आएगा? कि जब फार्मर और इंडस्ट्रियलिस्ट साथ में काम करेगा विथ वन ऑब्जेक्टिव, कि भाई कैसे हम इंडिया का वैल्यू बढ़ाए, कैसे हमारा एक्सपोर्ट का वैल्यू बढ़ाए, और कैसे वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, वो सबसे ज्यादा एग्जांपल अच्छा आईटी है। आज आईटी इंडस्ट्री में डेफिनेटली बिलियनर इंडिया में बने। मैं मान के चलता हूं बेंगलोर में 50 लोग मिलियनर बन गए, 100 लोग, पर साथ साथ में एवरेज आदमी, जो यंग आदमी आईटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उसका पगार भी 10 और 15 लाख है। तो इट इज कॉल्ड वेल्थ क्रिएटर्स। तो हम लोग वेल्थ मेकर है, वेल्थ क्रिएटर है, और आपने सही बोला, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो आज जब बिगेस्ट थिंग इंडस्ट्री ब्रिंग्स टू द टेबल इज दिस, तो मैं एक समझना ही चाहता हूं कि अगर ये लिबरलाइजेशन और ये जो रिफॉर्म से अगर काफी इंडस्ट्री में फायदा आया है, तो फार्म में क्यों हम दूर रखे? हम फार्म को, जो जीडीपी का अभी हमारा खाली 12-15% है, हम लोग ये जो मायोपिक विजन ले रहे हैं, मायोपिक का मतलब होता है भैया छोटा विजन, और हम लोग ये जो बड़ा बेनिफिट नहीं देख रहे हैं, और इसके कारण सबसे बड़ा फायदा फार्मर का ही नुकसान होगा एक्चुअली उसमें। और किसका नुकसान होगा, मेरे को बोलो। मैं एक एग्जाम्पल देके चलता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल से इसका एंड कर देता हूँ डिस्कशन को। आज हम ये चाहेंगे कि हर हॉस्पिटल पब्लिक होगा और गवर्नमेंट का होगा, तो क्या होगा सोचो। आज प्राइवेटाइजेशन हॉस्पिटल में आया है, तो बेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, लाइव्स बच रही है। मेरे को बोलना नहीं है, जो भी आपके चैनल पे बोलता हूं, आप रिपोर्ट देख लो, कोविड में मोर्टेलिटी रेट प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल का ज्यादा है पब्लिक सेक्टर से। क्यों? आज एजुकेशन, तो मेरा ये कहना है कि उससे फायदा ही होगा, थोड़ा तकलीफ होगा। जैसे कंप्यूटर आए, मैं छोटा सा कंप्यूटर आए, बैंकों में स्ट्राइक हो गई, कंप्यूटर आए, हम काम नहीं करेंगे। अभी उल्टा स्ट्राइक हो रहा है, कंप्यूटर नहीं चल रहा है, स्ट्राइक हो रही है, हम स्ट्राइक करेंगे क्योंकि कंप्यूटर नहीं चल रहा है। तो आज आदत पड़ जाती है। ठीक है, ये रिफॉर्म ऐसी चीज है, ये मान के चलता हूं। जी नहीं, आपने बहुत बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा है यहाँ पर। कुलदीप साहब, आपसे मेरा उस समय ऑडियो नहीं जा पाया था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप भी किसान नेता हैं, आप भी किसानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या आपको ये लगता है, और सही उत्तर दीजिएगा, जो लगता है वही दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर सब सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए किया जा रहा है ताकि वो आपकी पूरी फसलों को हड़प ले, वो आपके ऊपर कार्टेल बना के मनमानी करें, आपके लिए अच्छा दाम ना दे और आखिरी में आपकी जमीन भी ले ले? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कल भी मैं बात कर रहा था, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने बनाने के लिए बोला है। और मेरे को लगता है कि अगर हम लोग, जैसे नॉर्थ इंडिया में हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाने में, फूड प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में, और आप बोलें स्टोरेज में। और हमारे पास बचा क्या अभी जीडीपी को अप करने के लिए? अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सर्टिफाइड ऑर्गेनिक चीजें उगानी पड़ेंगी और उसको विदेश में बेचना पड़ेगा। तो अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग में जाएं और एक्सपोर्ट में जाएं, और पंजाब हरियाणा तो बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं हम यहाँ पे। लेकिन बात यह है कि ये चीज लोगों को अभी समझानी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, ये जो एफपीओ है ये काम करेंगे, और ये थोड़ा मुश्किल वाली बात है। अगर यहाँ पे हम लोग काम करें और लोगों को ये समझा पाए कि आपके जो बच्चे विदेश जा रहे हैं और आप लोग जो खुदकुशियां कर रहे हो, और अगर आप अपनी जमीन में से जो चीज उगाओ, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक उगाओ, अगर उसको लेके आपका बच्चा विदेश जाए और वो उसका जो बाहर जाने का उसका है, उसको वो भी पूरा हो जाए और उसको आपकी इनकम भी डबल हो जाए, तो इससे जो है लोग समझ जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा दूसरे तरीके से रिफॉर्म्स को समझा रही है और कहीं पे ग्राउंड पे जो है लोग समझ नहीं पा रहे। जी ठीक है, तो ये भी एक बात है, और ये बात निकली है किसान नेता के मुंह से जो बता रहे हैं कि इससे कितना बेनिफिट होगा और इस चीज को शायद और
लोगों को अच्छे से समझाने की जरूरत है जो नहीं समझ पा रहे। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो उस पॉइंट को और थोड़ा उठाएंगे कि जिस तरीके से हम बात बात पे औद्योगिक घरानों को गाली देते हैं या कॉर्पोरेट्स को गाली देते हैं, लेकिन देश की प्रगति में, देश की उन्नति में उनका क्या रोल है, उनकी कितनी अहमियत है। क्या वो ऐसे ही जीरो से टॉप पर पहुंचे? क्या आज वो नहीं होंगे तो हम वैसे ही होंगे जैसे अपने चारों तरफ देख रहे हैं? इंडस्ट्रीज मिलेंगी, कॉर्पोरेट्स मिलेंगे, बैंक्स मिलेंगे, सब मिलेंगे, या हमें उन्हें सीधे उठा के गाली दे देनी चाहिए? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। आवाज अड्डा में बात हो रही किसान आंदोलन की, जो अब उग्र रूप ले चुका है। पंजाब में हमने देखा कि किस तरह से किसानों ने बहुत सारे, या जो भी कहें कि किसान की आड़ में क्या कोई और ये कर रहा है, लेकिन ये तो बाद में ही पता चल पाएगा जब वहां की सरकार कुछ निकाल के देगी। लेकिन बहुत बड़ी तोड़फोड़ हुई, बहुत सारे मोबाइल टावर्स तोड़े गए, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ ये भी बड़ी डिबेट का हिस्सा है कि क्यों खुले में आप आके कॉर्पोरेट्स को गाली देते हैं? क्या वो सिर्फ लूटने के लिए बैठे हैं, या वो सिर्फ चीजों को हड़पने का काम करते हैं? क्या देश की प्रगति में, देश की उन्नति में और देश के लोगों की उन्नति में उनका कोई हाथ नहीं? और हर छोटी बड़ी बात पर आप सीधे उन पर निशाना साध दें। इसी पे चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, एक बात बताइए, आप भी क्योंकि इकोनॉमिक्स को उतनी बेहतर तरीके से देखते हैं, ट्रैक करते हैं, क्या कॉर्पोरेट्स के बिना, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, हम थ्रू आउट द वर्ल्ड बात करते हैं, अमेरिका से बात करते हैं, जापान से बात करते हैं, साउथ कोरिया से बात करते हैं, और तमाम जो इतने कंट्रीज हैं जहां डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का कोई भी फॉर्म है, क्या वहां पे कॉर्पोरेट्स को इसी नजर से देखा जाता है? और कॉर्पोरेट्स के बिना क्या वो देश भी वहां पहुंचते जहां खड़े हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हर राज्य सरकार अपने यहाँ पे इन्वेस्ट पंजाब, इन्वेस्ट यूपी, ये प्रोग्राम साल भर करते रहते हैं ना। आप रेड कारपेट बिछा के आपके सीएम साहब बड़े बड़े फंक्शन करके कॉर्पोरेट्स को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? अगर वो इतने बुरे लोग थे तो आप क्यों बुला रहे थे? पहली बात। आज अगर जिनको हम गालियां दे रहे हैं, अगर ये लोग किसी और देश में, आज मुकेश अंबानी ये कहे कि मैं अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा हूं, या लैटिन अमेरिका में कर रहा हूं, या इवन अमेरिका में कर रहा हूं, आप क्या समझते हैं लोग मिलने नहीं आएंगे? वहां के राष्ट्रपति भी मिलने आएंगे। क्योंकि जब एक इन्वेस्टमेंट होता है तो आप वहां पे जीडीपी में टैक्स देते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, उस देश की खुशहाली में हेल्प करते हैं। अब रही बात की तोड़फोड़, मेरे को कोई चीज पसंद नहीं है तो मेरे पास ये अधिकार है ना कि मैं आपका सामान नहीं खरीदूं। अगर आपको लगता है पंजाब को कि ये सारी कंपनियां इतनी खराब है, तो अपने सारे बच्चों को बोले ना पंजाब के कि कोई भी आज के बाद ना रिलायंस का सामान खरीदेगा, ना रिलायंस में नौकरी करेगा, सब रिजाइन करो एन मास, आज ही, आज रातों रात करिए ना रिजाइन, अगर ये इतनी कंपनियां खराब है तो। सारे पंजाब के लोग ये प्रॉमिस करें कि आज के बाद ना रिलायंस का कोई सामान खरीदेंगे, ना रिलायंस का कोई मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, ना हमारे कोई बच्चे रिलायंस में नौकरी करेंगे, हम कुछ रिलायंस से रिश्ता नहीं रखना चाहते। यह अधिकार भी आपके पास है ना। तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? यह संपत्ति देश की है, यह संपत्ति रिलायंस की पर्सनल नहीं है। रिलायंस ने बैंक से पैसा लिया, एक टेक्नोलॉजी एक्वायर करी, आपके लिए खड़ी करी, ताकि आपके बच्चों को सुविधाएं मिल सके। आपको नहीं चाहिए मत इस्तेमाल करो, जिसको चाहिए उसको करने दो। लेकिन तोड़फोड़ का लॉजिक क्या है? आफ्टर ऑल किसका नुकसान किया आपने? आज किसके बच्चे परेशान हो रहे हैं? किसकी पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है? अगर ये इतने खराब होते तो चीफ मिनिस्टर साहब क्यों कह रहे हैं कि यार ये बंद करो, सब हमारा राज्य बदनाम हो रहा है? आप इस बात को समझिए। जब टाटा को वेस्ट बंगाल से निकाला गया था, आज तक कोई बड़ी कंपनी वापस नहीं गई। मानेसर में जब मारुति के ऊपर अटैक हुआ था, वहां के वर्कर्स और लोगों के द्वारा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया। जहां जहां पे आपने बड़े इन्वेस्टमेंट को तंग किया, छोटा वैसे ही डर जाता है कि जब ये बड़ों को नहीं संभाल पा रहे तो हम किस औकात के हैं। और बड़ी कंपनियां ये भी मानती हैं कि जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहां के लोग वायलेंट हैं, हम क्यों रिस्क लें? आपको पता है बिहार में लोग क्यों नहीं जाते इन्वेस्टमेंट करने? वहां तो कोई ऐसा नहीं था ना, क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। पंजाब को जिन लोगों ने बनाया पिछले 30-40 साल में, मैं भी उसी राज्य से हूं, मेरा परिवार आज भी वहां रहता है, 40 साल लगे इस राज्य को यहां तक लाने में। आज के लोगों ने उसकी बट्टी पलीत कर दी एक दिन में। अब इस घाव को भरने में कितने साल लगेंगे आपको देखना पड़ेगा। आपने अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है।
जी। ये शर्म की बात है जिसने भी ये किया है। राइट। आशुतोष जी, मुझे ये बताइए, आप तो कॉर्पोरेट लॉयर हैं, कितने मौके आते हैं, कितना जब आपसे कोई कॉर्पोरेट आते हैं और आपको इस तरह की चीजों को ड्राफ्ट करने के लिए बोलते हैं अपने पक्ष में, जहां ये होता है कि नहीं ये सब मुझे ले लेना है, इसको निकाल लेना है, बस ऐसे ही काम करना है, किसी का कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ लालच ही लालच होना है, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखना है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए, मैं विपिन जी, मैं बिल्कुल इस बात मानता हूं कि कोई भी कॉर्पोरेट के बिना कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। ये कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, क्योंकि जो जितनी भी चीज मैन्युफैक्चर होती है या एक एक प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं हर रोज, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसको बना रहा होता है। तो ये कह देना कि कॉर्पोरेट जो है सिर्फ लूट रहे हैं या ये कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट रखते हैं, अपने मार्जिन रखते हैं, वो बहुत सारे CSR एक्टिविटीज भी उनको करना पड़ता है, गवर्नमेंट उनको जो है रेगुलेट करते रहती है, और उनके प्रॉफिटेबिलिटी को भी कंट्रोल करते रहती है हर तरीके से। तो ऐसा भी नहीं है, बहुत कॉर्पोरेट का कॉन्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम फार्मर्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन को डिनाई नहीं किया जा सकता कि हमारा देश जो है, हमारा कंट्री और एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री रहा है थ्रू आउट। आज भी 60% 70% पॉपुलेशन जो है वो फार्मर्स ही हैं, जो हर रोज मेहनत करते हैं और क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जहां तक ये जो तोड़ फोड़ का जो मामला है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये देखिए, ये कोई भी स्टेट हो इंडिया में, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे। आपको, जो कि अभी चीफ मिनिस्टर ने भी बोला, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने, कि हम इसको जो है इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें FIR रजिस्टर हो, इन्वेस्टिगेट हो सकता है ये फार्मर्स नहीं कर रहे हो, कुछ और लोग कर रहे हो, जैसे आपके डिबेट पे भी लोग अलग अलग तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। हो सकता है फार्मर्स को सिर्फ बदनाम किया जा रहा हो सकता है वो पीसफुली कर रहे हो अपना जो भी। अभी देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि गवर्नमेंट को जो है फार्मर्स के कॉन्फिडेंस को जीतना होगा, उनको समझाना होगा। अगर उन्होंने ये कानून बनाया है जो कि किसानों के फेवर में है, तो ये उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए बातचीत होने जा रही। गौरव वल्लभ साहब के पास पहुंचता हूं मैं। गौरव साहब, आप थोड़ा पीछे जाते हैं इतिहास में, 1992 की बात करते हैं, जब आप ही की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और देश में रिफॉर्म्स आ रहे थे। तब भी बहुत हल्ला मचा था। फिरोज साहब ने भी उस समय कहा कि बड़ा हल्ला होता था, देश बिक जाएगा, सारा प्राइवेट कंपनियां भर के ले जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है। हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, या देश लुट गया? गौरव, शायद लगता है ये प्रश्न तक पहुंचा नहीं। मैं जाता हूं गोपाल जी के पास। गोपाल जी, इस बीच में बात कर लेता हूं या आपसे इतनी, क्योंकि कल बातचीत होने जा ही रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बहुत सकारात्मक बातचीत होनी चाहिए, किसानों के बीच में भी और आपके बीच में भी। क्या हम उम्मीद करें कि कल कुछ सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो सॉल्यूशन कल हो जाएगा। सरकार बहुत पीछे कदम ले चुकी है और सरकार आगे भी चर्चा करके बदलाव में कुछ करने को तैयार है। हमें यह बात किसानों को बहुत अच्छे तरह आपके माध्यम से समझानी चाहिए कि जो उनकी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, कई बार चर्चा में 34 दिन से हम भी बैठे हुए हैं, उसके पहले भी चर्चा होती है। किसानों की बहुत सारी समस्याएं, लेकिन वो भी ये समझ रहे हैं कि सब समस्याएं इन 3 कानूनों के कारण न सॉल्व होने वाली है, या हम भी नहीं क्लेम करें कि इन 3 कानूनों के बाद किसानों की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और यही उसके सारे समस्याओं के सॉल्यूशन है। और ना ये भी बात है कि वह बहुत सारी समस्याएं इन कानूनों से उपज रही है, तो यह बात उनके भी समझ आ रही है और वह इस बात को बदला देंगे। लेकिन हम इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात, उसके बारे में नहीं करते, दूसरा कानून है, फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कई बार बात नहीं करते। यह बहुत जरूरी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर में आए बगैर किसानों का विकास नहीं हो सकता। यह मैं बिल्कुल पूरा पक्की मजबूती के साथ यहाँ आपके साथ कहना चाहता हूँ। हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जरूरी है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अगर उनका प्रॉफिट नहीं होता तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? तो प्रॉफिट भी कोई गलत नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कोई गलत नहीं है, किसानों की समस्याएं भी गलत नहीं है। केवल यह जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कांग्रेस वाले और कुछ नक्सलवादी लोग, वह गलत है। किसानों के को जो भड़का रहे हैं, उनको गलतफहमी में डाल रहे हैं। और इस बात में हम बिल्कुल, कोई जो कहते हैं ना झेप नहीं रही है या हम कुछ नहीं है कि भाई
हम इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों को भी इस देश का महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर मानते हैं और इसमें कोई हमें झिझक नहीं है कि हम विकास में उनके साथ भी खड़े हैं जितने हम किसानों के साथ खड़े हुए। और यह जो एक्टिविटी कर रहे हैं इस पंजाब में, अमरिंदर सिंह खुद पछताएंगे कि क्या कर दिया उनने अपने प्रदेश को। कहां से कहां पश्चिम बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है, सिंगूर की बात यहाँ पे आई। आज पश्चिम बंगाल का इतना बुरा हाल हो गया है आर्थिक विकास की तरह से, कोई विकास नहीं है, गरीबी बढ़ती जा रही है, छाती जा रही है। बिहार में भी कितना दिक्कत होती है विकास के कारण, लेकिन वहां पे कुछ और समस्याएं बाढ़ वगैरह की। लेकिन पंजाब एक प्रॉस्परस स्टेट है, वह केवल एमएसपी के ऊपर प्रॉस्पर नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियलिस्ट का बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वो तो पछताएंगे। कांग्रेस तो अब नगण्य होती जा रही है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान कर। चलिए गौरव जी जुड़ गए हैं। गौरव साहब, एक प्रश्न में लेके आया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिंक टूट गया। वो यही 92 की पुरानी बात थी जो फिरोज जी ने भी उठाई, हम भी रोज वो बात करते हैं कि 92 में आप ही की सरकार थी जब देश में रिफॉर्म हुए, तब भी बड़े भारी विरोध हो रहे थे कि देश को का पूरा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, लुटपिट जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ? वहां से तो आज देश बहुत प्रॉस्पर, बहुत ही समृद्ध स्थिति में खड़ा है। जो ब्रेक पे जाने से पहले सरदाना जी कुछ कह रहे थे, उन्होंने कहा कानून बहुत सरल शब्दों में लिखा हुआ है। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए तो सारी बात समझ में आ गई सरदाना जी। पर गौरव साहब, जो मैंने पूछा वो तो दीजिए ना, उन्होंने बोल दिया, आप मत जाइए सरदाना जी। मैं सवाल तो मेरा समय अब समाप्त हो रहा है। बता रहा हूँ ना, सरदाना जी को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इनका कोई लालच फंसा हुआ। चलिए छोड़ दीजिए सरदाना जी को, उनकी बात हो गई, वो ब्रेक के पहले की बात। कोई जी कमियां बता। दूसरी बात आपने मेरे से पूछा, देखिए विपिन जी, दो औद्योगिक घरानों का डेवलप करना कॉर्पोरेट का डेवलपमेंट नहीं है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। कोई भी इस गौरव जी एक दिन अलग से डिबेट कर लेंगे, आप भी फाइल निकाल के लाइएगा, मैं भी फैक्ट पे बैठूंगा और तब बात करेंगे। देखिए हवा में बात नहीं हो सकती, बार बार आप एक ही चीज रिपीट करेंगे, गलत होगी मैं नहीं सुनूंगा। आप फैक्ट पे बात करेंगे, मैं बात कर लूंगा। अभी मैंने जो सवाल पूछा उसका उत्तर दीजिए। जी तो मैंने यही तो कहा, 1991 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात हुई तो दो औद्योगिक घरानों को डेवलप करने का उद्देश्य नहीं था। आज समस्या ये है, कोई भी सरकारी कंपनी या बड़ा ठेका है वो दो को ही मिलता है, जल, वायु, आकाश, मतलब अग्नि, जहां पे कैसे मिलता है बताइए कैसे मिलता है? नहीं बताइए कैसे मिलता है। बताता हूँ। हवाई अड्डों का ठेका किसको मिलता है मेंटेनेंस का? मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप ये बताइए। वायु में जो अग्नि में एनर्जी का ऑस्ट्रेलिया तक के ठेके। तो फिरोज जी क्या कर रहे हैं? फिरोज जी की फैक्ट्रियां ऐसे ही चल रही हैं, फिरोज जी ऐसे ही काम कर रहे हैं, फिरोज जी के पास कोई काम नहीं है। फिरोज जी जैसे और बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं जिनकी वेल्थ बड़ी है, जिनकी क्रिएशन ज्यादा बड़ी है, जिनके एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बड़े हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? मैंने तो एक ही सवाल पूछा कि किस औद्योगिक घराने की पर्सनल वेल्थ 5 ट्रिलियन रुपए हो गई आज इस कोरोना काल में भी 25%। तो सिर्फ यह एक ही रीजन है कि किसी की वेल्थ अगर बढ़ गई है तो वो खराब है, उसी को कर रहे हैं, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, सरकार ने पूरी वेल्थ बढ़ा दी। आपकी सरकारों में भी तो किसी एक की वेल्थ बड़ी थी, एक कंपनी टॉप पे रही होगी, टीसीएस उससे पहले थी, इसी सरकार में टीसीएस की भी बड़ी थी, इसी में टाटा की भी बड़ी थी। राजीव गांधी फाउंडेशन से वेल्थ बढ़ती थी, राजीव गांधी फाउंडेशन की बढ़ती। नहीं गौरव जी आप ना फैक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, और जब बात फैक्ट पे नहीं होगी तो अनर्गल लगेगी। फैक्ट पे बात कीजिए, आप सिर्फ एक पॉइंट पे अटक गए कि देश में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार दुनिया के 157 देशों में भारत का इनइक्वालिटी इंडेक्स 147 है। ये ऐसी हजारों रिपोर्ट आती हैं, भारत का बहुत अच्छा इंडेक्स भी बनता है, सब कुछ बनता है, लेकिन उस पे मत जाइए, जो बात हो रही है उस पे कीजिए। अरे साहब, इनइक्वालिटी इंडेक्स बता रहा हूँ, सरदाना जी जो भाजपा से कागज लाए हैं उसमें नहीं लिखा हुआ। नहीं मुझे नहीं लग रहा, मुझे गौरव सर सॉरी, आप बहुत अच्छी और पिन पॉइंट बात करते हैं, लेकिन आज आप एक चीज पर अटक गए, और अगर वो तथ्यों पे नहीं होगी, तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। और हम तो यहाँ बिजनेस में तथ्यों की बात करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर की बात करते हैं।
2-4 रिपोर्ट पे आप किसी दिन निकालिए पूरी रिपोर्ट, 1 घंटा मैं आपसे अकेला शो करूंगा, उस दिन सारी बात हो जाएगी। लेकिन चूंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, आज मुद्दा यहां किसान का है, कल बातचीत होने वाली है, उम्मीद करेंगे तोड़फोड़ बंद हो, किसी की भी संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, कल एक सकारात्मक चीज निकल कर आए, किसानों के मन की शांति हो, उन्हें लगे वो सुरक्षित है और आगे उन्हें यह भी समझ में आए कि हमारे आगे के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये चीजें आ रही हैं और दोनों पक्ष मिलकर उसका हल निकाले। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का शुक्रिया करूंगा। नमस्कार।